हाँ स्टूडेंट्स, आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में जो पेपर आया था उस पेपर का सॉल्यूशन मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। एक एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। जिस बच्चे के जहां कहीं भी प्रॉब्लम हो वो मेरे से कंसल्ट कर सकता है। देखिए, सी सेक्शन हमने ए और बी सेक्शन किया है जिसमें बहुत छोटे आंसर हैं, बहुत छोटे क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। और ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है कि आपकी इस साल का जो पेपर पैटर्न है उसमें लगभग 40% पेपर जो है वो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस जो हैं उन पर डिपेंडेड है, जिसमें 10 तो एमसीक्यू हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, हम सी सेक्शन का पहला क्वेश्चन ले रहे हैं आपकी पेपर का। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य का अपने को फाइंड करने हैं। लिख रहा हूं मैं समीकरण को, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। दी गई संख्याएं 3 है और 3 संख्याओं को हमें 4 संख्याओं में कन्वर्ट करके उसका गुणनखंड निकालना है सबसे पहले, और x की वैल्यू फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन में x की कितने मान आएंगे? 2 मान आएंगे, क्योंकि x स्क्वायर है, इसका मतलब उसमें 2 शून्य 2 जीरो इसमें छुपे हुए हैं। इक्वल टू 0 लिख दूं मैं। अब देखिए, 7 के आपको ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने पर तो 7 आ जाए और गुणा करने पर बाह्य पदों का गुणनफल है। एक्स स्क्वायर का क्या गुणांक क्या है? 1 है। 1 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। तो 7 के ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ने पर तो 7 आ जाए और गुणा करने पर 10 आ जाए। शाबाश, 5 और 2। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 5 प्लस 2 प्लस 10 इक्वल टू 0। याद क्या करना है अपने को? शून्य फाइंड करने हैं इसके। क्वेश्चन को आगे बढ़ाएं तो एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो x रखा था मैंने उसको अंदर वाली संख्या से मल्टीप्लाई करो। आप ऐसा इसको ऐसे भी लिख सकते थे, 5x प्लस 2x। यह एक पैटर्न होता है जिसमें मैंने x को ब्रैकेट से बाहर रख करके बीच में 2 संख्याएं पुट की हैं जिनकी योग 7 और गुणा 10 है। कोई प्रॉब्लम? 5 को x से मल्टीप्लाई किया 5x, x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर प्लस 5x का हम एक पेयर बनाते हैं, 2x प्लस 10 का हम एक पेयर बना लेते हैं। क्लियर? इसमें कॉमन क्या आ रहा है? x कॉमन आ रहा है। यहां x कॉमन लेंगे तो भाग देंगे जो कॉमन लिया है। x का x स्क्वायर में भाग दिया तो आया x, और x का 5x में भाग देंगे तो 5। क्लियर बात? आगे इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है, इसलिए 2 का कॉमन लेकर के भाग देंगे। 2 का 2x में भाग दिया तो x, और 2 का 10 में भाग देंगे तो 5 बराबर 0। आगे देखिए, x प्लस 5 दोनों तरफ ब्रैकेट के बीच में समान संख्या आई है ना, इसका मतलब यहां तक हमारा क्वेश्चन सही चल रहा है। अगर यहां पर किसी प्रकार की संख्या का या किसी प्रकार के कोई चिन्ह की भिन्नता आ जाती तो इसका मतलब है कि हमारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं दिक्कत दे रहा है, कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। हाँ, तो कॉमन क्या, दोबारा से कॉमन क्या आ सकता है? देखिए, 2 सेक्शन बन गए यहाँ पे, एक तो ये है और एक है ये है। इन दोनों में फिर कॉमन क्या आ रहा है? x प्लस 5 को फिर मैं कॉमन ले रहा हूं। देखिए ध्यान से, x प्लस 5 को कॉमन लेंगे, इसका इसमें भाग दिया तो क्या आएगा? x, और इसका इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा? 2 बराबर 0। लिख दूं ऐसे, x प्लस 5 का इसमें भाग दिया है तो यहां क्या रह गया? x, और यहां क्या रह गया? 2। ऐसे लिखें तो ऐसे लिखें, नहीं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ध्यान दे, दोबारा से बता रहा हूं मैं, x प्लस 5 को कॉमन लेंगे तो इसका भाग दिया तो x, और इसका भाग देंगे तो प्लस 2। ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं, ज्यादा इजी रहेगा, इक्वल टू 0। यानी आपको एक बार तो x प्लस 5 के बराबर में 0 रखना है और एक बार x प्लस 2 के बराबर में 0 रखना है। शून्य की तो फाइंड करना है, x की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिसमें वो पुट करते ही x का मान 0 हो जाए। x बराबर या x प्लस 5 बराबर 0 रख लूं, दूसरे में x प्लस 2 बराबर 0 रख दें। आगे चलें तो x बराबर 5 का पक्षांतर करेंगे, चर पद का तो क्या होगा? माइनस का 5, और यहां
2 का पक्षांतर करेंगे तो -2। तो 2 x की 2 वैल्यू आई है ना, एक बार 5 और एक बार -5 और एक बार -2। देखिए ध्यान से, x बराबर -5, x बराबर -2, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, -5 और -2। आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है वो ध्यान दें। क्वेश्चन में ये कह रहा है द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक ज्ञात करो और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है कि उनके जो गुणांक वो शून्यक हमने निकाले हैं वो शून्यक सही है या नहीं है। तो उसके लिए आप लोगों को एक सूत्र दिया हुआ है, वो सूत्र क्या है वो बता रहा हूं आपको, ध्यान देंगे। सबसे पहले देखिए शून्यकों का योग कितना आया है जो आपने फाइंड किया है। शून्यकों का योग कितना है, शून्यकों का योग कितना आया है, कितना है, -5 और -2 को क्या करना है, प्लस करना है, अपने को योग फाइंड करना है। तो ये तो माइनस की सिंबल है संख्या का, ये माइनस का सिंबल है इस 2 का, और हमें क्या करना है, प्लस करना है। इसका मतलब यहां प्लस का साइन लगाऊंगा तो यहां दोनों को निशान क्या हो जाएगा, -2। तो दोनों को प्लस करेंगे कितने आएंगे, -7। नंबर 1। नंबर 2, शून्यकों का गुणनफल कितना आएगा। एक बात तो यह ध्यान रखें, शून्यकों का गुणनफल क्या है, शून्यकों का गुणनफल कितना आएगा, यानी कि -5 को -2 से मल्टीप्लाई करके लिखना है तो कितना आएगा, +10 नहीं आएगा, यानी -5 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आएंगे, +10 आएंगे। कितने, +10 आएंगे। अब एक सूत्र होता है, ये तो हमने अपने तरीके से फाइंड किया है कि इनका योग तो आ रहा है -7 और गुणनफल आ रहा है 10। अब जो फॉर्मूला दिया हुआ है आपकी एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग उसमें हम रखें तो कैसे होगा। देखिए फॉर्मूला क्या है, शून्यकों का योग इक्वल्स टू -b का गुणांक या x का गुणांक लिखें आप, इसको क्या लिखें, x का गुणांक लिखें, ज्यादा बेटर रहेगा, आपके ज्यादा समझ में आएगा। -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। x का गुणांक कितना है, आपके क्वेश्चन में x का गुणांक कितना है, कितना है 7, और x² का गुणांक कितना है 1 आ रहा है। देखिए x का गुणांक आया है 7, है ना आपकी उसमें, यानी 2 नंबर पर समीकरण यही तो है, बार बार लिख रहा हूं आप लोगों के सामने, 7x + 10, यही तो इक्वेशन है आपकी, है ना। x का गुणांक कितना है, यह तो x² का गुणांक है जिसके आगे 1 है जो मैंने लगाया नहीं है, या किसी भी बीजगणितीय संख्या में लगा हुआ होता ही नहीं है, 1 ऑलरेडी माना जाता है इसमें। ये x का गुणांक 7 है और अचर पद 10 है इसमें, तो यहां पर हम लिखें x का -x का गुणांक क्या होगा, 7x का गुणांक है और माइनस इसका सूत्र का सिंबल है। x² का गुणांक क्या है 1 है, तो -7 में जब हम 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा, माइनस के 7 आएंगे। हमारे फॉर्मूले से क्या आया था, माइनस के 7। जो आपकी गणित में जो फॉर्मूला दे रखा है उस फॉर्मूले से क्या है, ये तो हमारा पैटर्न है कि दोनों शून्यंक जो हमने फाइंड किए थे उनको योग करके देखा था, प्लस करके देखा था, तो -7 आया था, और यहां पर कितना आ रहा है, -7 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से हम अगर क्वेश्चन को और आगे लेके चलें, सूत्र में शून्यंकों का गुणनफल देखें, क्या देखें, शून्यंकों का गुणनफल, सूत्र क्या है, शून्यंकों का गुणनफल, फॉर्मूला है इसका अचर पद बटे x² का गुणांक। अचर पद कितना है, यानी तीसरा पद कितना है आपका यहाँ पे 10, और x² का गुणांक कितना है 1 है, तो 10 में 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा 10 आएगा, और इस तरीके से हमारा कितना आया था 10 आया था। इसका मतलब है
कि हमारे द्वारा जो फाइंड किए गए जीरोज हैं, शून्यांक हैं, वो शून्यांक कंप्लीटली राइट है। ओके, क्या बात नोट करें। सी सेक्शन का दूसरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान देंगे, बिल्कुल गौर से देखेंगे। जो बोर्ड का पैटर्न दिया है उस पैटर्न के अकॉर्डिंग ही तो आपका हाफ ईयरली का क्वेश्चन पेपर आया है, और उसी पैटर्न पे आप लोगों का एनुअल एग्जामिनेशन का पेपर आने वाला है। तो अब की बार तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी प्रोसेस की है कि हिंदी और इंग्लिश दो मीडियम में आप लोगों को पेपर प्रिंट करके मिला है। तो किसी बच्चे को अगर हिंदी में समझ में नहीं आता तो वो इंग्लिश में देख सकता है। ध्यान देंगे, क्वेश्चन क्या दिया है, उस एपी के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करना है जिसका दूसरा और तीसरा पद क्रमशः 14 और 18 है। बहुत इजी क्वेश्चन है। दूसरा पद दिया है, वो क्या दिया है, ध्यान दें, दूसरा पद दिया है 14 और तीसरा पद दिया है यहाँ पे 18। क्लियर है बात। अब देखिए डिफरेंस क्या होगा, सार व अंतर क्या होगा। जब दो रेगुलर पद दिए हुए हों तब तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती नहीं है, डी फाइंड करने में होती है क्या, हम तीसरे पद में से दूसरे पद का मान माइनस कर लेंगे तो वो डी आ जाएगा। डी कितना है, 18 माइनस 14 बराबर 4। ठीक है। अब चूंकि दूसरा ही पद दिया है तो हम प्रथम पद ज्ञात कर सकते हैं कि अगर 14 में से 4 को माइनस करेंगे तो अपना ए आ जाएगा, प्रथम पद आ जाएगा ना। तो ए कितना होगा, ए इक्वल टू 14 माइनस डी या 4, सीधा निकाल दें तो 10 आ जाएगा। अब इसने कहा क्या है, 51 पदों का योग ज्ञात करना है, तो n बराबर 51 पदों का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, ध्यान देंगे, Sn बराबर Sn इजकल टू n बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 डी। इसमें जो जो चीजें चाहिए गई हैं, क्या हमारे पास वो सब चीजें हैं। सबसे पहले तो ये देखिए, अगर वो चीज नहीं है तो हमें पहले वो चीज फाइंड करनी होगी और उसके बाद हम पूरी संख्या को हमारे सूत्र में पुट कर देंगे। क्यों समझो, देखिए n कितना 51, a कितना 10। a कैसे फाइंड हुआ था, दूसरे पद में से हमने d को माइनस किया था, और चूंकि पहला दूसरा और तीसरा पद, दूसरा तीसरा तो दे ही रखा था, पहला हमने फाइंड कर लिया, तो a आ गया इसका 10। d तीसरे पद में से दूसरे पद को माइनस किया तो कितना आया, 4 आ गया। अब सूत्र के मुताबिक रखें तो n की वैल्यू कितनी है, 51/2 ब्रैकेट 2 इंटू ए की वैल्यू 10 प्लस 51 माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी है 4। अब देखिए आप लोगों को ध्यान में रखना है बोर्ड मास के नियम को। इसको बोर्ड मास का नियम यह कहता है कि सबसे पहले आप लोगों को ब्रैकेट हल करना है, बाकी प्रोसेस बाद में होगी। सबसे पहले क्या करें, हम इस ब्रैकेट को हल करें। ये छोटा ब्रैकेट है और ये बड़ा ब्रैकेट है, इसलिए पहले छोटे की बारी आएगी। 51/2 ब्रैकेट 2 इंटू 10 गुणा करो तो कर दो, नहीं तो चाहे ना करो बोले। 51, 50 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितने आएंगे, 51 में से 1 को माइनस करेंगे तो 50, 50 को आप 4 से गुणा करें। 51/2 ब्रैकेट 20 प्लस, पहले प्लस करें या गुणा करें, पहले गुणा करनी है। 50 को 4 से गुणा करेंगे तो कितने आ गए 200। अब 51/2 ब्रैकेट दोनों का योग हो गया 220, है ना, 220। अब ब्रैकेट को छोड़ करके लिखें तो 220 ऐसे लिख दूं। अब कैंसिल करो इसको, 2 का भाग जा रहा है ना 220 में, कितने आए 110। 51 को 110 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके आंसर आ जाएंगे 11 एकम 11 हासिल 1, 55 एक 56, और ये 0 इसके आगे इंक्लूड कर देंगे तो 56-10 इसके आंसर आ जाएंगे। जो श्रेणी दे रखी है उस श्रेणी का 51 पदों का योग 5610 आ जाएगा। क्लियर।
देखिए ध्यान देंगे, बिंदु -3 10 और 6 - 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो सबसे पहले तो देखिए कि आपको एक रेखाखंड लेना है। चलो मैं ऐसे सीधी रेखाखंड ले लेता हूं, ये रेखाखंड है, ठीक है। इसमें दो बिंदु हैं, इस बिंदु का नाम दिया है इसने ए और इस बिंदु का नाम दिया है बी। किसने दिया? हमने दिया। दो बिंदु हैं, इसके निर्देशांक तो दे रखे हैं -3 10 और इसके निर्देशांक दे रखे हैं 6 - 8। क्लियर है बात? अब बीच में कोई बिंदु स्थित है जिसको हम अंतः विभाजन बिंदु कह सकते हैं। क्या है? बीच में कोई कहीं बिंदु स्थित है, कहीं भी। मैं एकदम बीच की बात नहीं कर रहा हूं, एकदम इसका मिडल में नहीं ढूंढना है आप लोगों को। कोई बिंदु है ऐसा जिसका नाम मैं पी दे देता हूं, पी नाम है, और उसके निर्देशांक दे रखे हैं -1 और 6। अब ये बताना है अपने को कि एपी और पीबी के बीच में जो विभाजन हुआ है उस विभाजन का रेशियो क्या है, अनुपात क्या है। क्लियर बात? लिखना पड़ेगा आप लोगों को ए के निर्देशांक, ए के निर्देशांक लिख लोगे, -3 10, बिंदु बी के निर्देशांक दे रखे हैं 6 - 8 और अंतः विभाजन बिंदु पी के निर्देशांक, अंतः विभाजन बिंदु पी के निर्देशांक क्या दे रखे हैं? -1 और 6। क्लियर है यहां तक? अनुपात इसने क्या दिया है? कोई अनुपात नहीं दिया है, हमें ज्ञात करना है। तो इसको R/1 मान लें, चाहे P तो हमने बिंदु का नाम दे दिया, K/1 मान ले, चाहे R/1 मान ले। तो रेशियो के मुताबिक मैं R/1 मान लूं। यह हमने माना अनुपात, यह अनुपात हमने इमेजिन किया है, मानना है। अब आपको और कुछ नहीं करना, सिर्फ अंतः विभाजन बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने का फॉर्मूला लगाना है। और अंतः विभाजन बिंदु यहाँ पर कौन सा है? P है। तो P के निर्देशांक दो आएंगे, एक x का और एक y का। अब अनुपात चाहे x में निकालें चाहे y में निकालें, एक बार में ही आ जाएगा, दो बार करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो मैं px लिख दूं क्या? px इक्वल टू, p क्या है? अंतः विभाजन बिंदु है, इसलिए आप लिखे तो बहुत बढ़िया बात है, अदरवाइज आप ऐसे भी लिख सकते हैं px इक्वल टू m1 x2 प्लस m1 m2 x1 बटे m1 प्लस m2। ये हमारा फॉर्मूला है अंतः विभाजन बिंदु का। अब ध्यान दें, ए के निर्देशांक क्या है? थोड़ा सा मैं नीचे ले लेता हूं। हाँ, px की वैल्यू क्या है? ये अंतः विभाजन बिंदु p है और इसमें x की वैल्यू -1 है। क्लियर है क्या बात? है ना -1? इसको मैं -1 लिख देता हूं। m1 का मतलब पहला अनुपात, m2 का मतलब दूसरा अनुपात। तो m1 कितना है? r इंटू x2 का मतलब है दूसरा जो बिंदु दे रखा है, बाह्य बिंदु। ये बाह्य बिंदु a है, वो बाह्य बिंदु b है। ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है। आपको यहाँ क्या लेना है? x2 लेना है। तो x2 का मान कितना है? 6 प्लस m2 का मान, m2 ये है 1 इंटू x1 का मान -3। क्लियर है क्या बात? यहां पर m1 की वैल्यू r है और m2 की वैल्यू 1 है। अब हल करें हम, इसके नीचे बटाई कर लूं क्या? न करने से भी काम चल जाएगा, लेकिन क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। अब गुणा करें इसको, -1/1, 6 को r से मल्टीप्लाई करेंगे 6r, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा। कोई दिक्कत? यानी -3 को 1 से +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएंगे, और यहां पर r + 1 है। क्लियर? अब आगे
चलो मैं आगे कर देता हूं, यहीं पर है, चलो नीचे कर देते हैं, समझ में आ जाए आपके सही तरीके से। हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करूं तो कितने आएंगे, 6r माइनस 3, और इसको इससे मल्टीप्लाई करूं तो माइनस आर और माइनस 1। एक को 6r से मल्टीप्लाई किया 6r, एक को माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया माइनस 3, माइनस 1 को r से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस r, और माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1। क्यों है ना, ध्यान दे थोड़ा सा। अब देखिए पक्षांतर कर लें इसका, पक्षांतर करेंगे तो आर आर को एक तरफ लें, 6r, और इस r को इधर लेके आएंगे तो प्लस का, ये माइनस का 1 है, इस 3 को इधर लेके आएंगे तो प्लस का, दोनों को प्लस करेंगे तो सॉरी ये 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो 2, और r बराबर है 2/7। जो बट्टे में आया है उसको हम सीधे अनुपात के रूप में भी लिख सकते हैं। अनुपात क्या है, अंत विभाजन बिंदु का 2:7, ये आपके आंसर हो जाए। क्लियर, ओके। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपके पेपर का है, डायग्राम के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से देखना है क्वेश्चन क्या है, इसको हम हल कैसे करें। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भूमि, ये देखिए कोई जमीनी भाग है, इस जमीन पर ये बिल्डिंग खड़ी है, ठीक है। थोड़ा सा ये जमीनी भाग है, इस जमीन पर एक इमारत खड़ी है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, यह भवन है और इस भवन की ऊंचाई 20 मीटर है। कितने मीटर की है, 20 मीटर ऊंचे भवन पर एक मीनार, संचार मीनार लगी हुई है, यह संचार मीनार है, यानी कोई टावर लगा हुआ है। उस टावर की ऊंचाई कितनी है, जबकि उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री, शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। भूमि के एक बिंदु से, इस बिंदु से, यहां से ले आप बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, 20 मीटर ऊंचा भवन है, इसके शिखर पर एक संचार मीनार है, उसके तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। यहां से हम इसके शिखर का उन्नयन कोण बनाए संचार मीनार का, तो वो कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। और यहां से इस भवन के शिखर का या मीनार के तल का कोण बनाए तो वो 45 डिग्री का होगा। यह एंगल कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का, और ये बाहर वाला एंगल कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का पूरा। मीनार की ऊंचाई आपको फाइंड करनी है, तो मीनार को हम h मान लें। अब दो ट्रायंगल बनाने हैं आपको। आपकी जो ये 9वीं एक्सरसाइज है, 9वीं एक्सरसाइज का हर क्वेश्चन राइट एंगल ट्रायंगल पर डिपेंडेड है। पहली बात तो यह है कि समकोण त्रिभुज पर आधारित पूरी एक्सरसाइज है, इसलिए कोई भी डायग्राम आप बनाएं तो 90 डिग्री का कोण होना चाहिए यहां पर, इसके सामने वाली थीटा आपको क्वेश्चन में अपने आप मिल जाएगी। क्लियर बात। अब देखिए ये अगर 20 मीटर है तो आपको मालूम होगा कि ये भी 20 मीटर होगी। कैसे होगी 20 मीटर, हम क्वेश्चन के माध्यम से करने की कोशिश करेंगे कि ये 20 मीटर कैसे है, ठीक है। ये 20 मीटर आ जाएगी तो यहां पर एक दूसरा ट्रायंगल बन जाएगा जिसमें हमें इस पूरे की ऊंचाई याद कर लेंगे। देखिए मेरे शायद मौखिक बताने से आपके समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को, सभी चीजें आप लोगों के सामने हैं, कोई भी आप क्वेश्चन में से कुछ नहीं चाहिए। मैं यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी और यहाँ पर डी अंकित कर रहा हूं। पहला ट्रायंगल ले रहा हूं मैं सी ए बी। दिया हुआ क्या है वो आपको नोट करना है। दिया हुआ है भवन की ऊंचाई कितनी दे रखी है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग इक्वल्स टू 20 मीटर, है ना। हमने मान लिया कि मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई कितनी मान ले,
मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर मान लिया, शाबाश। थीटा दो दे रखी हैं, एक 45 डिग्री की और एक है 60 डिग्री की। मैं सबसे पहले ले रहा हूं ट्रायंगल CAB में, CAB में दो साइड दे रखी है, एक तो हाइट दे रखी है और इसकी ये साइड हमें x मान लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं। तो लंब और आधार होगा ना CAB में, BC इक्वल टू 20 मीटर है ना, और AB इक्वल टू x मीटर, हमने माना है x मीटर, क्लियर है। और थीटा इक्वल टू 45 डिग्री की, 45 डिग्री की। अब हम क्या लिखें, BC बट्टा AB में थीटा कौन सी होती है, BC बट्टा AB में, या ऐसे कह सकते हो लंब बट्टा आधार में, P बट्टा B में, परपेंडिकुलर बाई बेस इक्वल टू tan थीटा होती है ना। तो हम दो तरीके हैं आप लोगों के सामने, चाहे तो आप लंब बट्टा आधार लिखें, चाहे BC बट्टा AB लिखें। कौन सा पैटर्न लिखूं, लंब बट्टा आधार लिख देता हूं, चलो। लंब बट्टा आधार बराबर थीटा कौन सी, tan कितने डिग्री की, 45 डिग्री की। लंब कितना दिया है 20, आधार कितना दिया है, tan 45 डिग्री की वैल्यू टेबल से उठानी है, कितनी होती है, x बराबर 20 मीटर। x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 मीटर आ गई, यानी AB साइड जो है वो कितने मीटर की है, 20। अब ले में आप ट्रायंगल जिसका नाम है DAB। अब बीच वाली लाइन को मिटा हुआ समझे आप, ये लाइन रिमूव कर दें, और लाइन रिमूव करते ही नया ट्रायंगल नहीं बनेगा क्या, जो समकोण त्रिभुज होगा। क्या लिखेंगे हम, ट्रायंगल DAB में वही बात, लंब बट्टा आधार बराबर, अब की बार थीटा कितने डिग्री की है, 60 डिग्री की। अब की बार ये लाइन बीच में से हटा दूं क्या मैं, इस लाइन को हटा हुआ समझे आप, ये लाइन नहीं है, मान लीजिए लंब कितना है h प्लस 20, यहां से लेकर के यहां तक पूरा लंब होगा ना ये। देखिए ट्रायंगल ये बन रहा है, तो h प्लस 20 पूरी हाइट कितनी होगी, लंब कितना होगा h प्लस 20, और आधार कितना है 20, और tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/1। क्लियर है क्या यहां तक है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो h प्लस 20, इसको एक से मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई करूं तो 20√3 हो गया। अब क्या करना चाहिए, पक्षांतर, पक्षांतर करेंगे तो ये 20 उस साइड में चला जाएगा, h इक्वल टू 20√3 माइनस 20। यहां से दो तरीके हैं आपके पास, चाहे तो आप 20 को कॉमन लेकर के करें, और अगर कॉमन मेथड आपके अंडरस्टैंडिंग में नहीं आ रहा है तो आप सीधा √3 की वैल्यू तो जानते हैं 1.732 होती है, वो यहां पर पुट कर दें, फिर गुणा कर दें, फिर 20 को माइनस कर दें। क्लियर है बात, छोटी सी। कौन सा तरीका लूं, कॉमन मेथड लूं, चलो कॉमन मेथड लेते हैं। तो h बराबर 20 को कॉमन लिया, इसका इसमें भाग देंगे तो √3, इसका इसमें भाग देंगे तो आएगा 1। क्लियर। अब आगे चलें, तो h बराबर 20, √3 की वैल्यू होती है 1.732 में से 1.000 माइनस कर देंगे ना। अब h बराबर 20 इंटू इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0.732 आएगा, और 0.732 को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 4 6 14 0, यानी कि 14 कितना है, 7 2 दूनी 4 3 दूनी 6 7 दूनी 14 0, 3 अक्षर के बाद पॉइंट लगा दिया हमने, तो 14.640। अब मीनार की ऊंचाई पूछी थी, मीनार की ऊंचाई आ गई, मीनार को हमने h माना था, तो मीनार की ऊंचाई कितनी है, तो यहां पर आप लिखोगे लास्ट में क्लियरली, मीनार की ऊंचाई बराबर, मीनार की ऊंचाई इक्वल टू 14.64, जीरो लगाओ तो जीरो लगा दो, अदरवाइज कोई आवश्यकता नहीं है, ये आपके आंसर हो जाने वाले हैं। क्लियर है। अब देखिए, चलो नोट करें आप, मैं इसको शॉर्ट पूरा आपके सामने ले आता हूं, ये लो, ओके, अच्छे से आप
क्वेश्चन को नोट करें और घर जाकर के हल करने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पे है। शानदार सा क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार और समझने वाला क्वेश्चन है। आईना पूरा ध्यान दो आप। क्या क्वेश्चन है? दो घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर के एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दो क्यूब हैं, क्या है? दो क्यूब दे रखे हैं। जैसे एक क्यूब तो ये दिया है यहाँ पे, ये क्यूब है। दूसरा क्यूब एक और दिया है जो इस तरीके का है, ठीक है। और नहीं तो मैं चलो एक घन और है, ये दो घन है, ठीक है। और दोनों घनों का जो आयतन है प्रत्येक का 64 घन सेंटीमीटर है। कितना है? तो घन का आयतन ज्ञात करने का, क्योंकि आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा, क्या होता है? साइड क्यूब। साइड क्यूब का मतलब है 64 घन सेंटीमीटर। ध्यान देंगे, देखिए क्या लिखा है? घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? साइड क्यूब यानी भुजा क्यूब बराबर 64। अब भुजा क्यूब का मतलब 64 है, तो भुजा निकालेंगे तो कितनी आएगी? साइड कितनी आएगी? भुजा कितनी आएगी? 64 का आप क्यूब रूट निकाल लें। और क्यूब रूट कैसे निकलता है? फैक्टराइजेशन विधि से अगर निकाले हम, गुणनखंड विधि से अपने निकाले, अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो दो 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 टुकड़े कर लो आप। वर्गमूल में दो दो का पेयर बनता है और घनमूल में तीन तीन का पेयर बनता है। और वैसे भी आप लोगों को मालूम होगा कि 64 किसका घन है? 4 का घन है। तो साइड कितनी आ जाएगी? भुजा कितनी हो जाएगी? भुजा इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? यानी 4 का मतलब हो गया ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तीनों इसकी 4 4 4 है। अब अगर मैं, क्वेश्चन ये कह रहा है कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। अब इन दोनों घनाभों को अगर आपस में मिलाएं, ऐसे मिलाएं, तो क्या हो गया? ये दो घन ऊपर नीचे हो गए ना। अब साइड कितनी हो गई? ध्यान देंगे आप, पहले इसकी लंबाई कितनी थी? लंबाई तो इसकी, क्वेश्चन दोबारा शुरू हो गया है। अब इस आकृति की आपको बतानी है, लंबाई कितनी हो गई? 4 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी हो गई? चौड़ाई बराबर 4 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी हो गई? हाइट कितनी है? हाँ बिल्कुल, 4 तो ये है और 4 ये है, टोटल कितनी हो गई? 8 सेंटीमीटर है। ये लो 8 सेंटीमीटर। अब इसने पूछा क्या है? इससे प्राप्त, अब ये क्या बन गया? घनाभ बन गया, ये क्यूबॉइड बन गया, ये नहीं बना क्या? और क्यूबॉइड का अपने को पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? शाबाश, दो लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। क्लियर है बात? क्या निकाले हमें? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। दो लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट, हाइट इंटू लेंथ, लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऊंचाई गुणा लंबाई। और देखें, दो लंबाई कितनी? 4, चौड़ाई कितनी? 4, चौड़ाई कितनी? ऊंचाई कितनी? ऊंचाई कितनी? और लंबाई 4। कर दें मल्टीप्लाई। पहले ब्रैकेट हल करना है, आप लोगों को बार बार बताई हुई बात है। पहले हम 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 प्लस 32 प्लस 32, 2 32 64 और 16 80, 80 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100
60 इकाई लगती है वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल की। तो ये आपका आंसर हो जाने वाला है। कोई प्रॉब्लम किसी भी बंदे को?